तो लेसन 7 जो है हमारा, इसका द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज वाटर वाटर एवरीवेयर। ठीक है, हर जगह पानी ही पानी है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये फ्लड के बारे में है। ठीक है, बाढ़ के क्यों आती है और उससे क्या नुकसान होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में ये लेसन है। तो पहले बॉक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। डू यू लाइक रेनी सीजन? क्या आपको बारिश का मौसम पसंद है? तो ये तो हर विद्यार्थी अलग अलग उत्तर दे सकता है, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। वॉट हैपन्स व्हेन इट रेन्स हेविली? अगर हेविली यानी भारी बारिश, ठीक है, अगर बहुत भारी बारिश होती है तो क्या होता है? अगर उस शहर में जो ड्रेनेज सिस्टम है या निकासी की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है ना, तो वहाँ पे बाढ़ आने का खतरा होता है। वॉट विल यू डू इन केस देर इज़ अ फ्लड? फ्लड यानी बाढ़, तो अगर बाढ़ आ जाए तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आप लोग अपनी जानकारी के हिसाब से अलग अलग उत्तर दे सकते थे, लेकिन सभी जो भी हम काम कर सकते हैं वो सब चीज़ें इस पार्ट के अंदर इंक्लूड की गई हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ऑन अ वेरी हैवी रेनी डे, एक बहुत भारी वर्षा के दिन, द हेडमास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल, गांव के विद्यालय के एक जो हेडमास्टर थे वो डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कसेस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स विद हिज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, एक है कॉज यानी कि कारण और इफेक्ट यानी प्रभाव। ठीक, तो बाढ़ के क्या कारण होते हैं और क्या प्रभाव होते हैं ये वो अपने विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श इस पे कर रहे हैं। ही बिगिंस टू टॉक टू द स्टूडेंट्स, वह विद्यार्थियों से बात करना शुरू करते हैं। तो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सामने जो है वो हेडमास्टर जी खड़े हुए हैं और इधर क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और ये लोग किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? बाढ़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके बीच में क्या बातचीत हो रही है। हेडमास्टर को शॉर्ट करके इन्होंने HM कर दिया है। ओके, सो देयर इज अ डायलॉग बिटवीन द हेडमास्टर एंड डिफरेंट स्टूडेंट्स। एवरी टाइम द नेम ऑफ द स्टूडेंट चेंजेस। ठीक, जो विद्यार्थी हैं उनके नाम बार बार आपको लगेगा कि वो बदल रहे हैं, क्योंकि ठीक बात है, क्लास में सभी विद्यार्थी बातचीत कर रहे हैं। तो हेडमास्टर कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसको ना आप शब्दशः मत समझिए कि कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है, ये एक इडियम है। ओके, और इसका अर्थ है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। तो एक बच्चा था विनय, वो भी सोचता है, सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? सर क्या आपका मतलब है कि आसमान से बिल्लियां और कुत्ते गिर रहे हैं? तो हेडमास्टर कहते हैं नो नो, नहीं नहीं, आई मीन इट्स रेनिंग हेविली, मेरा मतलब है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। द इडियम कैट्स एंड डॉग्स इज यूज टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल, यही मैंने आपको अभी समझाया था। तो हेडमास्टर भी बच्चों को ये समझा रहे हैं कि ये जो इडियम है कैट्स एंड डॉग्स, यह बहुत भारी वर्षा को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडिकेट करना मतलब इंगित करना, इशारा करना। अर्जुन कहता है ओ इट्स इंटरेस्टिंग, अरे ये तो बड़ा मजेदार है। हेडमास्टर पूछते हैं डू यू नो व्हाट अ डिजास्टर मीन? क्या तुम जानते हो कि आपदा का क्या अर्थ है? डिजास्टर मतलब आपदा। ओके, अब ये जो डिजास्टर है या आपदा है, मुसीबत आप समझ लीजिए, बहुत बड़ी मुसीबत, ये दोनों तरीके से होती है। या तो वो प्रकृति द्वारा आती है, नेचुरल डिजास्टर, या फिर मैन मेड भी हो सकती है, मतलब मनुष्य ने कुछ ऐसे काम कर दिए कि बहुत बड़ी आफत आ गई या मुसीबत आ गई, उसको भी डिजास्टर कहते हैं। तो आशु कहता है नो सर आई डोंट, व्हाट डज इट मीन? नहीं सर मुझे नहीं पता, तो इसका क्या अर्थ है? किसके बारे में बात हो रही है? आपदा या डिजास्टर के बारे में। तो हेडमास्टर उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक, जब मैं पढ़ती हूँ तो आप प्लीज प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दिया करिए कि डिजास्टर, आपदा, इज एन अनएक्सपेक्टेड, ओके, जिसकी आशा नहीं थी, ऐसी घटना है। सच एज, कुछ उदाहरण देते हैं वो, एन एक्सीडेंट, ओके, कोई दुर्घटना हो गई,
जैसे वो होता है लैंडस्लाइड वगैरह, ओके, भूस्खलन, अ फ्लड, बाढ़ आ गई, और अ फायर, इवन जंगलों में भी जो आग लगती है वो भी डिजास्टर है। इट किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल और कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। अब किसी चीज को हम, किसी घटना को आपदा कहेंगे कि नहीं, ये उसकी खासियत है। ये चीज उसके अंदर होगी तब हम उसे डिजास्टर कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। क्या कि वह बहुत सारे लोगों को या तो मार देती है ऐसी आपदा, या उनको चोट पहुंचाती है। अब जैसे भूकंप आता है, अर्थक्वेक, है ना, तो उसमें भी कई लोग मरते हैं और कईयों को चोट लगती है। या फिर जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, अब इसका अर्थ क्या है, जो घर हैं, सड़कें हैं, या लोग घरों में अपने जो सामान रखते हैं वो सब संपत्ति के अंदर आता है। तो जो आपदा होती है वो संपत्ति को भी लॉट ऑफ डैमेज, बहुत सारा नुकसान करती है। संदीप पूछता है सर व्हाट कॉजेस फ्लड्स। ओके, संदीप पूछता है कि सर बाढ़ क्यों आती है, उसके क्या कारण है, बाढ़ के क्या कारण है। तो हेडमास्टर बताते हैं फ्लड्स आर कॉज्ड बाय हेवी रेन्स, बर्स्टिंग ऑफ डैम्स और क्लाउड बर्स्ट। तो कितने कारण उन्होंने गिनाए, 3। पहला कारण तो था बहुत भारी वर्षा होना। आप न्यूज अगर देखते हैं तो लगभग हर साल मुंबई में और कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा भारी वर्षा होती है और वहां पे बाढ़ आ ही जाती है। ठीक है। बर्स्टिंग ऑफ डैम्स, डैम आप समझते हैं बांध, तो वो बर्स्ट कर जाता है। अब देखो डैम का जो असली काम है वो क्या है कि जो पानी ऊपर से आ रहा है ना, बारिश से, उसको वो रोकता है। और एक्चुअली एक ये आप अगर देख रहे हो, मैं यहाँ छोटा सा चित्र बना रही हूँ, यहाँ पे इस तरीके के गेट्स लगे होते हैं डैम के अंदर। ठीक है, जब जैसी जरूरत होती है वो गेट उठा देते हैं और पानी वहां से निकल जाता है, रिजर्वॉयर होता है। तो पॉइंट ये है कि अगर जरूरत से ज्यादा उसमें पानी भरता चला जाएगा तो बांध के जो दरवाजे हैं वो टूट जाते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं। बर्स्ट यानी बहुत जोर से टूट जाना। ओके, तो जब वो टूट जाते तो जितना पानी उसके अंदर था वो बहुत तेजी से बाहर निकलता है और सब जगह बाढ़ आ जाती है। या फिर तीसरा रीजन उन्होंने क्या बताया, क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना। ठीक, आपको याद होगा वो उत्तराखंड में ऐसा हुआ था 2-3 साल पहले, उस पर अभी एक मूवी भी आई थी, राइट। सो क्लाउड बर्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ फ्लड। क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है, एकदम से बादल के अंदर का जो सारा, देखो बारिश जब होगी तो धीरे धीरे बूंदों के रूप में वो पानी नीचे आता है। क्लाउड बर्स्ट में बहुत सारा पानी एक साथ बहुत वेग के साथ नीचे आता है, तो उससे भी बाढ़ आ जाती है। अब वो पूछता है डज इट मीन दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली। क्या इसका मतलब है कि वह यानी फ्लड की बात चल रही है, कि वह केवल प्राकृतिक शक्तियों की वजह से ही आती है? क्या बाढ़ केवल प्राकृतिक शक्तियों की वजह से ही आती है? तो हेडमास्टर कहते हैं नो, नहीं। दो फ्लड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस, वर्ड इज मोस्टली, अधिकतर। हालांकि, दो का अर्थ होता है हालांकि, तो कहते हैं हालांकि बाढ़ ज्यादातर तो प्राकृतिक शक्तियों की वजह से आती है। वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग देम, हम भी उनके होने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो हम का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग्स। ओके, मनुष्य भी बाढ़ लाने में कुछ ऐसा करते हैं जिससे बाढ़ आ जाती है। तो महेंद्र पूछता है हाउ सर, कैसे होता है सर ये? तो हेडमास्टर जवाब देते हैं बाय डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन आप समझ गए होंगे, फॉरेस्ट यानी वन होता है ना, तो जंगलों की कटाई, डी इज अ प्रीफिक्स, इसके लगाने से किसी चीज का उसमें कमी आ गई। ओके, तो जंगलों की कटाई के द्वारा, या फिर फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन, अभी बांध की बात हुई थी ना, तो बांध की जो बनावट है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है, वो अगर फॉल्टी है, फॉल्टी मतलब गलत है, उसकी इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है। ओके, या फिर ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट्स। ओके, एम्बैंकमेंट्स को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आप अगर ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो देखिए ऐसा होता है, आपने देखा होगा जो ट्रेन होती है ना, हमेशा शहर के बीच से नहीं जाती, बाहर से जाती है। और कई बार क्या होता है कि बाहर वाली जगह नदी के पास होती है। तो एम्बैंकमेंट का अर्थ होता है किनारा, तट। ओके, तट होता है इसका किनारा। तो अगर आप सोचिए कि किसी, ये कोई, जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है,
और यहाँ से बगल में ट्रेन जो है गुजर रही है। ओके, तो इसका जो भार है वो नदी के किनारे पे भी पड़ रहा है। समझ में आ रही बात? तो जब इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा भार बढ़ा देंगे, है ना, तो वो नीचे की तरफ जा करके जो किनारा जो था उसमें टूट फूट होने लग जाती है। ठीक है, और नदी का जो पानी था वो उस टूट फूट के जरिए किनारे के भी बाहर शहर में या गांव में उस तरफ निकलने लग जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली तो ब्रीच अगर कोई पूछे आपसे तो इसका अर्थ होता है दरार। तो ऋचा जो है वो पूछती है ब्रीचेज इन एम्बैंकमेंट, हो सकता है उसको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो पूछती है कि भाई ये क्या होता है, दरारें क्या होती हैं भाई? तो बताते हैं हेडमास्टर, यस, नाउ अ डेज प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट राउट्स, कई लोग इसको रूट्स भी पढ़ते हैं, लाइक रेलवे नियर रिवर बैंक्स कॉजेज ब्रीच इन द एम्बैंकमेंट्स। ठीक है, तो यही मैं आपको अभी उदाहरण देके समझा रही थी। तो हेडमास्टर कहते हैं कि आजकल जो ट्रांसपोर्ट का जो रास्ता है, जैसे कि रेलवे, ट्रेन, जो कि नदी के किनारे से जाता है, उसमें बहुत ज्यादा भार पड़ने से क्या होता है, नदी के किनारे जो होते हैं या तट जो होते हैं उनमें दरारें पड़ जाती हैं। इट इज ऑल्सो कॉज ऑफ फ्लड, यह भी बाढ़ का एक कारण है। अब महक पूछती है, सर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स ऑन अस? अब देखो उन्होंने अलग अलग कारणों के बारे में डिस्कशन कर लिया है, तो अब महक पूछ रही है कि बाढ़ के हमारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ते हैं। इफेक्ट का अर्थ क्या होता है, प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है। तो हेडमास्टर कहते हैं देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स, कई बुरे प्रभाव हैं, सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जीवन और संपत्ति का विनाश। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश। ओके, किसका उल्टा है, कंस्ट्रक्शन, कोई चीज बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन, कोई चीज तोड़ी जा रही है डिस्ट्रक्शन। ओके, तो कहते हैं कि इससे जीवन का और संपत्ति का विनाश होता है। एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो अकर आफ्टर फ्लड्स। ओके, अभी तो आप देखिए एपिडेमिक चल ही रहा है, इनफैक्ट ये एपिडेमिक नहीं है। ओके, ये तो पैंडेमिक हो गया। आपने ये वर्ड कई बार न्यूज में सुना होगा, पैंडेमिक। ओके, पैंडेमिक क्यों बोलते हैं, पैन मतलब पूरी दुनिया में फैल गया है, और एपी जो होता है इसका मतलब एक विशेष जगह पर वह केंद्रित है, उसको एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, तो एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो अकर आफ्टर फ्लड, बाढ़ के बाद। मुझे इसकी एकदम से हिंदी नहीं याद आ रही है। हाँ, इसका अर्थ होता है महामारी, है ना। तो वो बता रहे हैं कि बाढ़ के बाद कई बार ना महामारी भी फैल जाती है। तो कपिल अगला प्रश्न पूछता है, सर व्हाट आर एपिडेमिक्स, भाई ये महामारी क्या चीज होती है? तो हेडमास्टर बताते हैं, एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शियस डिजीजेस। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक प्रश्न भी आगे आता है कि ये संक्रामक बीमारियां होती हैं। ठीक है, विच स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज, बहुत बड़ी। ओके, स्प्रेड आउट यानी फैल जाना। तो यह एक संक्रामक बीमारी होती है जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, जनसंख्या में फैल जाती है। और कैसे फैलती है भाई, बाय मीन्स ऑफ कंटैमिनेटेड। आप ना इसको रोक के पढ़ा करिए, 2-3 बार उस लंबे लंबे शब्दों को मुंह से बोला करिए तो आपको आदत पड़ेगी। कंटैमिनेटेड यानी प्रदूषित। ठीक, तो प्रदूषित पानी, वाटर, फूड, खाना, भोजन, या फिर हवा, एयर। अगर ये 3 चीजें हैं, पानी, खाना और हवा, अगर ये प्रदूषित हैं तो इनके जरिए से, इनके माध्यम से जो संक्रामक बीमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या में फैल जाती है उसे क्या कहते हैं, महामारी कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो कोविड-19 चल रहा है, जिसकी वजह से आप और मैं इस तरह से जुड़े हुए हैं और सामने पढ़ाई नहीं हो पा रही, ये भी क्या है, एक एपिडेमिक ही है। और क्योंकि ये अभी मैंने आपको बताया पूरी दुनिया भर में फैल गया, इसलिए इसको पैंडेमिक कह रहे हैं, लेकिन उसके जो लक्षण है वो यही है। ठीक है, आपको मालूम ही है हम लोग सब लोग मास्क क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हवा जो है आपकी प्रदूषित हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट वायरस। तो भावना कहती है, ओ दैट्स व्हाई वी हैव कॉलेरा। ओके, कॉलेरा, मलेरिया एंड डायरिया आफ्टर द रेन्स एवरी। तो भावना जो है वो कहती है कि अच्छा, इसीलिए हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष बारिशों के बाद, वर्षा
जाने के बाद इस तरह की बीमारियां होती हैं, ठीक है। कॉलेरा जिसका अर्थ है हैजा, ठीक है, और मलेरिया तो मलेरिया ही रहेगा, और डायरिया मतलब होता है अतिसार, ठीक है। जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी बच्चे खूब हंसे थे, हालांकि हंसने की बात नहीं है, पेट खराब हो जाता है इसमें, ठीक है। तो एनीवेज, तो कह रही है कि इसीलिए ये सब बीमारियां होती हैं। तो हेडमास्टर कहते हैं यस, हाँ ठीक है, एंड सॉइल इरोजन इज अनदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स, और साथ ही एक और बुरा प्रभाव क्या पड़ता है, सॉइल यानी मृदा का इरोजन हो जाता है। इरोजन यानी अपर्दन हो जाता है। कहने का मतलब बाढ़ का जो पानी होता है वो इतना तेज होता है कि वो मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है या उसको काटते हुए लेता चला जाता है। तो जो मिट्टी बहुत सारे पेड़ पौधों को पकड़े हुए थी वो वहां से हट जाती है, तो पेड़ पौधे भी हट जाते हैं, है ना। तो ये सब समस्या आती है। अब आशीष जो है वो भाई साहब पूछते हैं, सर व्हाट शुड वी डू इन अ सिचुएशन व्हेन फ्लड्स कन्फ्रंट अस, ठीक है। तो कारण समझ में आ गए, प्रभाव समझ में आ गए। अब आशीष ने बातचीत का रुख थोड़ा बदला। आशीष ने पूछा कि ठीक है, अब ये बताइए कि अगर बाढ़ हमारे सामने आ ही जाए, हमें उसका सामना करना पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए। हेडमास्टर बताते हैं, ऑलवेज रिमेंबर टू कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर और द स्ट्रीम, ठीक है। हमेशा याद रखिए, क्या याद रखना है, टू कीप एन आई। कीप एन आई का मतलब होता है ध्यान देना, नजर रखना, ठीक है। किस चीज पे, वाटर लेवल ऑफ द रिवर और द स्ट्रीम। आप कभी ध्यान से देखिएगा, आप लोग तो नर्मदा जी और इधर घाट वगैरह पे जाते हैं, नदियों के पास जाते हैं, उसमें ना निशान लगे होते हैं। और कभी आपने न्यूज सुनी हो तो उसमें क्या बोलते हैं कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो ये खतरे का जो निशान है वो वाटर लेवल से पता चल रहा है, ठीक है। तो रिवर तो नदी होती है और स्ट्रीम छोटी नदी को कहते हैं। तो हेडमास्टर कह रहे हैं कि हमेशा इस पे आप जरा ध्यान रखा करिए कि वाटर लेवल कितना है, खतरे के निशान से ऊपर तो नहीं है। स्पेशली व्हेन इट इज रेनिंग हेविली, विशेष रूप से जबकि बहुत भारी वर्षा हो रही हो। अब यहाँ पे एक बात आती है कि कुछ नदियां तो ना 12 मास की होती हैं, हमेशा उनमें पानी रहता है, और कुछ केवल बारिश के मौसम में भरती हैं। तो जब खास तौर पे जब बहुत बारिश हो रही होती है तो आपको देखना पड़ता है कि वाटर लेवल कितना है। विजेंद्र कहते हैं, कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल। अब बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है तो पूछते हैं कि क्या हम नदी के पास जा सकते हैं कि पानी का स्तर कितना है चेक करने के लिए। तो हेडमास्टर तुरंत उसको रोकते हैं, कहते हैं नो नेवर डू इट, नहीं ऐसा कभी मत करना, इट इज रिस्की फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए बहुत ही मतलब खतरे से भरा है। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट। तो वहां पे जो भी चौकीदार है या जो भी आदमी ड्यूटी पे है वही ये काम करे, क्योंकि उनको ना ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से जाके आपको कैसे टेस्ट करना है। बच्चों को नहीं जाना चाहिए। निशा कहती है, सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाय विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गॉट ड्राउन्ड। ओके, तो निशा याद करती कि हाँ सर, पिछले साल कुछ बच्चे जो थे पास के विलेज के, गांव के नदी के पास चले गए थे, बहुत पास चले गए थे, और उनमें से एक ड्राउन भी हो गया। ड्राउन यानी डूब गया, उनमें से एक डूब भी गया, है ना। तो ये इसी चीज को दर्शाता है। और आपने ये भी सुना होगा न्यूज में कि लोग बहुत शौक में सेल्फी वगैरह खींचने के चक्कर में बहुत पास पास चले जाते हैं पानी के, उनको करंट का पता चलता नहीं है और फिर मतलब डूब ही जाते हैं। तो हेडमास्टर कहते हैं, यस इट वॉज हॉरिबल, हाँ यह बहुत ही भयानक था, उनको भी मालूम पड़ा होगा, न्यूज आई होगी। सो ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस, अतः हमेशा एक सुरक्षित दूरी, है ना, आपको रखनी। फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम, तो हमको बाढ़ से भरी हुई नदी या छोटी नदी से दूरी बना के रखनी चाहिए। अब एक और विद्यार्थी है पप्पू जी, वो पूछते हैं, सर व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस दैट द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग। सर हमें क्या करना चाहिए जब जो वॉचमैन है, चौकीदार है, वो हमें बताए कि भाई जो स्थिति है वो खराब हो गई है या खतरे की हो गई है, तो हमें क्या करना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं, नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू कोप विद द सिचुएशन। अब तुम्हें कुछ जरूरी, नेसेसरी यानी जरूरी, आवश्यक, अरेंजमेंट्स प्रबंध करने पड़ेंगे
टू कोप विद द सिचुएशन। स्थिति से निपटने के लिए ज़रूरी आपको व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो रचना पूछती है व्हाट आर दे, भाई कैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। फर्स्ट, डोंट गेट पैनिकी इन एनी सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां, किसी भी परिस्थिति में पैनिकी नहीं होना है। पैनिकी मतलब घबराना नहीं है। यस सर, तो बच्चे बोलते हैं यस सर। एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता या अभिभावक की मदद करने की कोशिश करिए। तो शुभम पूछता है हाउ कैन वी हेल्प देम, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो हेडमास्टर बताते हैं इफ योर हाउस इज इन डेंजर, अगर आपका घर भी खतरे में आ गया है। क्या होता है, जहाँ पे घर बनते हैं वो या तो लो लाइंग एरिया होता है या हाई एरिया होता है, मतलब वो नीचे की जगह पे बने होते हैं या कभी कभार ऊंचाई पे होते हैं। तो कई बार कोई घर जो है खतरे की जगह पे होते हैं। तो कह रहे हैं मूव आउट इमीडिएटली। इमीडिएटली यानी तुरंत। तो कहते हैं अगर आपका घर खतरे में हो तो तुरंत ही आप वहां से एक सुरक्षित दूरी पे चले जाइए। नगीना पूछती है शुड वी क्लाइंब अ ट्री, क्या हम पेड़ पे चढ़ जाएं। तो हेडमास्टर कहते हैं नो डोंट क्लाइंब अ ट्री, इट कैन बी डेंजरस। नहीं, पेड़ पे आपको नहीं चढ़ना है क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। क्यों हो सकता है, दो कारणों से। पहली चीज अभी हमने पढ़ा था ना, मिट्टी ढीली हो जाती है, मिट्टी का अपरदन हो जाता है, तो नीचे तो पानी पानी है, हो सकता है वो पेड़ ही गिर जाए। और दूसरी चीज, ये जो पेड़ होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, वहां पे बिजली के तार वगैरह भी होते हैं, तो आपको इलेक्ट्रोक्यूशन का भी डर रहता है। अच्छा, अब आपके सामने वो चित्र उन्होंने बनाया हुआ है, वो आप समझ ही रहे हैं। हेडमास्टर कहते हैं मूव टुवर्ड्स अ हायर प्लेस, किसी ऊंचे स्थान पे चले जाओ। इट इज बेटर टू शिफ्ट टू अ कॉन्क्रीट हाउस। ओके, कॉन्क्रीट से बना हुआ, सीमेंट और ईंट वगैरह से पक्के मकान में जाना बेहतर है। लाइक अ स्कूल बिल्डिंग, जैसे आपके गांव में कोई विद्यालय की इमारत है, या फिर एक टेम्पल मंदिर में चले जाइए, या ग्राम पंचायत भवन हर गांव में होता है। तो ऐसे कच्चे मकानों से आप पक्के मकान की तरफ चले जाइए। हाउ कैन वी सेव आवर कैटल सर, बलवान पूछता है भाई हम अपने मवेशियों को कैसे बचाएंगे सर, ये तो हम चले गए। तो हेडमास्टर कहते हैं फ्री ऑल ऑफ देम, उन सभी को आप खोल दीजिए। ज्यादातर मवेशियों को आप लोग रस्सियों से बांध के रखते हैं ना, तो कहता है पहले तो उनके आप रस्सियां खोल दीजिए। एंड ट्राई टू टेक देम टू अ सेफर प्लेस, और उनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। अब वो पूछते हैं व्हाट एल्स शुड वी डू, इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए। तो हेडमास्टर बताते हैं टेक सम ईटेबल्स, खाने पीने की चीजें, क्लोथ्स, कपड़े, टॉर्च और कैंडल्स, ठीक है, रोशनी का कुछ सामान, मैच बॉक्सेस, दिया सलाई, और अदर एसेंशियल आइटम्स, या आपके और कोई जरूरी चीजें हैं। एंड लीव योर हाउस फॉर अ सेफर प्लेस, मतलब अपने घर से बहुत मोह मत करिए और बाढ़ जैसी स्थिति में घर को छोड़ के किसी सुरक्षित स्थान पे। अच्छा, महक कहती है यस सर, व्हाट शुड बी डू आफ्टर द फ्लड, फ्लड के बाद हमें क्या करना चाहिए, जब 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 बाढ़ का पानी उतर जाता है तब क्या करना चाहिए। तो हेडमास्टर बताते हैं ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर हाउस एंड सराउंडिंग्स एज अर्ली एज पॉसिबल। एज अर्ली एज पॉसिबल का अर्थ होता है जितनी जल्दी संभव हो, पॉसिबल यानी संभव, जितनी जल्दी संभव हो आपको अपना घर और सराउंडिंग्स मतलब आसपास, ये नहीं कि घर कर लिया और आसपास की जगह छोड़ दी, इसको एक तो आप क्लीन करिए, साफ करिए, और डिसइंफेक्ट, ओके, संक्रमण न फैले इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है। ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा याद रखो कि किसी चीज की चिकित्सा करने से अच्छा है उसको होने ही ना दिया जाए, है ना। इसकी बहुत अच्छी सी हिंदी भी कुछ होती है, निवारण उपचार से बेहतर है, आप चाहें तो लिख सकते हैं निवारण उपचार से बेहतर है। प्रिवेंशन यानी निवारण, वो होने ही मत दो, और क्योर उसका उपचार। तो निशा कहती है हाउ टू डिसइंफेक्ट आवर हाउसेस सर, अपने घरों को हम संक्रमण से किस प्रकार बचाएंगे, क्या कर सकते हैं। तो हेडमास्टर बताते हैं स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स, ओके, कुछ कीटनाशक जो होते हैं लाइक डीडीटी, लाइम वाटर, चूने का पानी, ओके, फिर केरोसिन, फिनाइल एटसेट्रा इन एंड अराउंड योर हाउस, अपने घर के अंदर और आसपास भी सब जगह छिड़क दीजिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन सबसे आवश्यक जो तरीका है वो क्या है कि आप अपने पीने के पानी का ध्यान रखें।
तो साजिद पूछते हैं सर व्हाट शुड वी डू टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर। प्यूरिफाई करना, शोधन करना, तो हम पीने के पानी को शुद्ध कैसे बनाएंगे? तो हेडमास्टर बताते हैं यूज क्लोरीन टैबलेट्स, ओके, फॉर प्यूरिफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर और बॉयल इट। 2 तरीके बताते हैं, या तो आप क्लोरीन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर लीजिए या कुछ नहीं, उसको अच्छे से उबाल लीजिए। अब वो पूछता है व्हाट एल्स शुड वी डू सर, इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? तो हेडमास्टर कहते हैं टेक द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टू अ हॉस्पिटल एंड द कैटल टू अ वेटरनरी हॉस्पिटल। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 अलग अलग चीजें हैं, एक आपके परिवार के सदस्य हैं और आपके मवेशी हैं, उनको अलग अलग अस्पताल में ले जाना है। मिक्स मत कर दीजिएगा कि जो आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं उनको तो आप ले गए, ये वेटरनरी क्या होता है? जानवरों का अस्पताल। ठीक है, तो जानवर के अस्पताल में मवेशी को ले जाना है, उल्टा नहीं कर देना है। टू गेट प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीजेस, तो वहां जाके क्या होगा? उनको उचित चिकित्सा मिलेगी, ट्रीटमेंट होगा, और जो बीमारियां थी, याद है अभी उसने बताई थी 3 तरह की बीमारियां, हैजा, अतिसार, मलेरिया, है ना, इनमें से और भी होती हैं, उनके खिलाफ टीकाकरण भी हो सके। तो ऑल स्टूडेंट्स से थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। टुडे यू हैव गिवन अस वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। आज आपने हमें बहुत कीमती, ठीक है, मूल्यवान जानकारी दी है। तो हेडमास्टर कहते हैं ओके नाउ गो बैक टू योर हाउसेस। ठीक है, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। मे गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, ऐसा इसका अर्थ आया। ठीक है, बट एट एनी टाइम इन फ्यूचर, अगर भविष्य में यू हियर सम अलार्मिंग न्यूज, अगर आप कोई ऐसे खतरे वाला समाचार सुनते हैं, लाइक अ फ्लड, बाढ़ जैसा कोई समाचार सुनते हैं, डू शिफ्ट टू अ सेफ प्लेस लाइक दिस स्कूल बिल्डिंग with your family and neighbors as soon as possible। अभी समझाया था as soon as possible, जितना जल्दी संभव हो अपने परिवार और अपने पड़ोसियों के साथ किसी सुरक्षित जगह पे, जैसे स्कूल की बिल्डिंग में आप शिफ्ट कर जाना। ठीक है, ये ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि याद है हमने पार्ट के शुरू में क्या पढ़ा था कि बहुत ही तेज बारिश वाला दिन है। लास्ट लाइन देख लेते हैं, कॉशन इज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ विजडम। ठीक है, उसका अर्थ है ये समझदारी का सबसे जो बड़ा बच्चा होता है वो क्या होता है? कॉशन मतलब सावधानी रखना। ओके, अगर आप चीजों के प्रति पहले से ही सावधान रहेंगे तो वो बिगड़ेगी ही नहीं, ये इसका अर्थ है।